prostrating myself before you with an advanced English grammar, adjective clause. So, without any contention, let's take cognizance of it. To begin with, let me inject in at you what's loving, what exactly an adjective clause is. State on that adjective clause is an embedded clause or subordinate clause or dependent clause or subclause that's inchoate without a principal clause. So basically ये adjective clause क्या होता है? It's some embedded clause or subordinate clause or dependent clause or a subclause that's inchoate. Inchoate means incomplete without a principal clause. ये principal clause के बगैर incomplete होता है. It means it doesn't make a complete thought on its own without a principal clause. Let me explain. Just take an example. Suppose I say, I know that he is your friend. For instance, for example, एक sentence में लेता हूँ. I know that he is your friend. I know that he is your friend. I know that. It's an embedded clause. आई नो दैट. अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ आई नो दैट और बाकी सेंटेंस से बाकी पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, आई नो दैट मुझे पता है कि, ये अपने आप में कोई सेंस मेक करता है क्या? अपने आप में कोई मीनिंग शो करता है? इट डजंट शो ए कंप्लीट सेंस. आई नो दैट मुझे पता है कि, इसलिए इसे कहते हैं एम्बेडेड क्लास और डिपेंडेंट क्लास. इसे कंप्लीट मीनिंग शो करने के लिए प्रिंसिपल क्लास के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा. प्रिंसिपल क्लास कौन सा है? ही इज योर फ्रेंड. वो तुम्हारा दोस्त है. मुझे पता है कि वो तुम्हारा दोस्त है. मुझे पता है कि, ये अपने आप में कोई सेंस मेक नहीं करता है. इट डजंट मेक ए कंप्लीट सेंस. आई नो दैट. इसलिए इसे कहा जाता है एम्बेडेड क्लास. इट इज इनकोएट विदाउट ए प्रिंसिपल क्लास. प्रिंसिपल क्लास कौन सा है? ही इज योर फ्रेंड. ही इज योर फ्रेंड. इट शोज ए कंप्लीट सेंस. ये कंप्लीट सेंस मेक करता है. ही इज योर फ्रेंड. इससे आपको समझ में आ जाता है कि वो तुम्हारा दोस्त है. लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आई नो दैट, मुझे पता है कि, ये वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लास है. इट डजंट मेक ए कंप्लीट सेंस. इसलिए इस पार्ट को कहा जाता है embedded clause or subordinate clause or subclause or dependent clause. So adjective clause is an embedded clause or dependent clause or subordinate clause that's inchoate, that's incomplete. It doesn't make a complete sense. It doesn't make a complete thought without a principal clause. It actuates as an adjective in the sentence. It functions or it acts as an adjective in the sentence. इस sentence में adjective की तरह काम करता है. It's axiomatic that an adjective describes noun or pronoun. हमें पता है कि adjective noun और pronoun को modify करता है, describe करता है. Notwithstanding, because notwithstanding, it's a clause. It has subject and verb. Notwithstanding, it's a clause. It has subject and verb. Conversely, it doesn't latch into an unequivocal project. एक क्लॉज है, इसका मतलब हमें पता है कि जो क्लॉज होता है, क्लॉज हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेंटेंस. क्लॉज हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेंटेंस. क्लॉज के पास सेंटेंस का कुछ कैरेक्टर्स होता है. जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होता है, उसी तरह क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है. इसलिए उसे क्लॉज कहा जाता है. लेकिन फ्रेज में, क्लॉज और फ्रेज दोनों अलग है. फ्रेज में सेंटेंस का कोई भी कैरेक्टर्स नहीं होता है. इट कंसिस्ट ऑफ सम वर्ड्स, फ्रेज. लेकिन क्लॉज में सेंटेंस का कुछ क्वालिटीज होता है, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होता है. लेकिन कन्वर्सली, बट इट डजंट लॉस इनटू एन अनइक्विवोकल प्रोजेक्ट. इट डजंट मेक ए कंप्लीट थॉट. इट डजंट मेक ए क्लियर सेंस. लेकिन ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दिखाता है. जैसे मैं अभी बोला आई नो दैट, ये वाला जो पार्ट है एम्बेडेड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, मुझे पता है कि, ये अपने आप में कोई मीनिंग शो नहीं करता है. लेकिन ही इज योर फ्रेंड, ये कंप्लीट मीनिंग शो करता है. इसलिए इसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन आई नो दैट, सिर्फ इतना मुझे पता है कि, इट डजंट मेक ए कंप्लीट थॉट. इट डजंट क्लास इनटू एन अनइक्विवोकल प्रोजेक्ट. ये क्लियर मीनिंग शो नहीं करता है. इसलिए इसे एम्बेडेड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है. सो अगर ये क्लॉज है, नॉटविथस्टैंडिंग इट्स अ क्लॉज, दो इट इज अ क्लॉज, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा. लेकिन कन्वर्सली, बट ये
अपने आप में कंप्लीट थॉट शो नहीं करता है। इट डजंट मेक ए कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन। ये अपने आप में कंप्लीट थॉट शो नहीं करता है। predominantly it gives rejoinder to, it gives answer, it answers। ये किसे आंसर करता है? which one को आंसर करता है, what kind को आंसर करता है, how many को आंसर करता है। हम एग्जांपल्स में देखेंगे। adjective clause is also called as relative clause and adjectival clause। adjective clause को और क्या कहा जाता है? relative clause कहा जाता है और adjectival clause भी कहा जाता है। it is made of as relative clause saying as, it is word of past, it is considered as relative clause। इस relative clause क्यों बोला जाता है? sing as, कि यहाँ जो लिखा है sing, ये sing आज है, ये जरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। sing as और notwithstanding इन दोनों में से एक का यूज करना है आपको, क्योंकि sing as मीन्स because, notwithstanding मीन्स notwithstanding also मीन्स because। इन दोनों में से कोई किसी एक वर्ड का यूज करना है आपको। रिलेटिव क्लॉज sing as और notwithstanding। यहाँ पे आज लिखना मैंने भूल गया, थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है। It is made of as relative clause saying as or notwithstanding because it starts with either a relative pronoun or relative adverb। इसे relative clause इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये relative pronoun या फिर relative adverb से शुरू होता है। क्या है मैं बताऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं। एडिशनली एडजेक्टिवल क्लॉज सिंगल्स इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिवल क्लॉज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। रिलेटिव क्लॉज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। और एडजेक्टिव क्लॉज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में एक्ट करता है, एडजेक्टिव में तरह एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए उसे एडजेक्टिवल क्लॉज बोला जाता है। सो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, which and that। यहाँ पे लिखा है ना, इट इज वर्ड ऑफ अस रिलेटिव क्लॉज सिंग अस और नॉटस्टैंडिंग और बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ आइदर ए रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? हु, whom, whose, which and that। और रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स आर when, where and why। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एडजेक्टिव क्लॉज, इट मींस हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को हम कैसे पहचाने, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। उसका स्ट्रक्चर होगा, द स्ट्रक्चर वुड बी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब क्या है मैंने बोला था, हु, व्हिच, ये सब वगैरह यहाँ पे लिखा था। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा एडजेक्टिव क्लॉज का, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। The carcinoma of cadolium that I countenance is most diabrotic। The carcinoma of cadolium that I countenance। So देखिए यहाँ पे लिखा है द कार्जेंजमर मीन्स पेन, द पेन ऑफ कडोलियम, दिल टूटने का जो दर्द होता है। कडोलियम मीन्स हार्टेक, दिल का दर्द, उसे कहते हैं कडोलियम। और कार्जेंजमर मीन्स पेन, जो दिल का जो दर्द होता है, दिल टूटने का। द कार्जेंजमर ऑफ कडोलियम दैट आई काउंटेनेंस, जो मैं सहता हूँ, दैट आई बेयर, दैट आई काउंटेनेंस इज मस्ट टू डायब्रोटिक, इज मस्ट टू हार्मफुल, मतलब बहुत दर्दनाक है। मस्ट टू डायब्रोटिक, बहुत पेनफुल है, उसे कहा जाता है डायब्रोटिक। डायब्रोटिक इज एन एडजेक्टिव, इट मींस पेनफुल, बहुत दर्दनाक है। दिल टूटने का जो दर्द है ये बहुत कष्टदायक है, बहुत पेनफुल है, बहुत दर्दनाक है। द कार्जेंजमर ऑफ कडोलियम दैट आई काउंटेनेंस इज मोस्ट डायब्रोटिक। तो इस सेंटेंस में देखिए जो वाला पार्ट मैंने बोल्ड किया है, दैट आई काउंटेनेंस, द कार्जेंजमर ऑफ कडोलियम दैट आई काउंटेनेंस। यहाँ पे देखिए मेन क्लॉज क्या है, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इस पार्ट में से। द कार्जेंजमर ऑफ कडोलियम इज मस्ट टू डायब्रोटिक, फास्ट वाला जितना पार्ट द कार्जेंजमर ऑफ कडोलियम एंड लास्ट वाला इज मस्ट टू डायब्रोटिक, ये वाला आपका इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज है। और जो एडजेक्टिव क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज या एम्बेडेड क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो वाला पार्ट है दैट आई काउंटेनेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, दैट व्हिच इज रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट व्हिच इज आई, आई है सब्जेक्ट और वर्ब काउंटेनेंस, बी1 वाला फॉर्म में ये काउंटेनेंस। तो स्ट्रक्चर देखिए मैच करता है या नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन
plus subject plus verb. That I countenance. That is a relative pronoun and I is your subject and countenance is your verb. So इस ये वाला पार्ट है adjective clause. तो ये वाला पार्ट क्या है? Adjective clause is an embedded clause or subordinate clause or dependent clause or a sub clause. तो क्यों कहा जाता है ये डिपेंडेंट क्लास है? क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं दैट आई काउंटेनेंस, जो मैं सहता हूं, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं पूरे का सेंटेंस में से, अगर मैं सिर्फ इतना सा पार्ट आपको बोलूं दैट आई काउंटेनेंस, जो मैं सहता हूं, आपको मेरी बात में कुछ समझ में आएगा क्या सहता हूं मैं? अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोलूं तो ही आपको कुछ मीनिंग समझ में आएगा। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं दैट आई काउंटेनेंस, जो मैं सहता हूं, दैट आई काउंटेनेंस, तो इट डजंट मेक ए कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस शो नहीं करता है। इसलिए उसे कहा जाता है डिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास और अन एम्बेडेड क्लास, क्योंकि इसे कंप्लीट मीनिंग शो करने के लिए पूरे प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। जो कि इंडिपेंडेंट क्लास यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट है? द कार्जेंसमर ऑफ कडोलियम इज मस्ट डायब्रेटिक। सो ये वाला जो क्लास है एम्बेडेड क्लास, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। द कार्जेंसमर ऑफ कडोलियम दैट आई काउंट, जो मैं सहता हूँ, इज मस्ट डायब्रेटिक। तो अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोलूं तो ही कुछ समझ में आएगा। सो ये वाला जो पार्ट है दैट आई काउंटेनेंस, इससे कहा जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल, द असरसेकोमिक काउंटेनेंस। देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है असरसेकोमिक, ए पर्सन हु हैज लॉन्ग हेयर ऑन बेड, जिसके सर पे बहुत ज्यादा बाल हो या फेस पे दाढ़ी वगैरह हो, उस लुक को कहते हैं असरसेकोमिक। तो यही वाला जो चेहरा है दी असर सेकोमिक काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मींस अपीयरेंस दैट यू मेंटेन, जो तुम मेंटेन करते हो, ये जो ये ऐसा जो अपीयरेंस एग्जीक्यूट्स दैट, ये शो करता है दैट यू आर अ डिकल्कोमेनिया ऑफ केजीएफ एक्टर यस। तो केजीएफ मूवी तो आपने देखा होगा, केजीएफ मूवी में जो हमारे एक्टर थे यस, तो उनका लुक जिस तरह था, सर पे बहुत ज्यादा बाल और दाढ़ी वगैरह रखे थे, उसी वैसा लुक को कहते हैं असर सेकोमिक। तो ये सेंटेंस का मतलब ये हुआ, ये जो असर सेकोमिक काउंटेनेंस, वो असर सेकोमिक अपियरेंस, ये जो दाढ़ी और बहुत ज्यादा हेयर रखने वाला जो अपियरेंस है, जो ऐसा चेहरा है जो तुम मेंटेन करते हो, ये शो करता है कि तुम केजीएफ फैक्टर यस का नकल हो। यू आर अ डिकल्कोमेनिया मींस नकल, तुम उसका जुड़वा हो। यू आर अ तुम उससे थोड़ा मैच करते हो। डिकल्कोमेनिया मींस जो डुप्लीकेट या उससे मिलता जुलता हो, उसे कहा जाता है डिकल्कोमेनिया इज अ नाउन। तुम केजीएफ फैक्टर यस का डिकल्कोमेनिया लगते हो, उसका नकल लगते हो, उसका जुड़वा लगते हो, उसके तरह दिखते हो। The assertic countenance that you maintain exudes that you are a decalcomania of KGF factor yes. तो यहाँ पे देखिए that you maintain, relative pronoun plus subject plus verb. Relative pronoun is that, subject is you and verb is maintain. तो ये वाला पार्ट आपका एम्बेडेड क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास है, जो कि ऑब्जेक्टिव की तरह यहाँ काम करता है। The assertic countenance that you maintain, जो तुम मेंटेन करते हो, exudes that you are a decalcomania of KGF factor yes. सो इसका जो प्रिंसिपल क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा वाला पार्ट है? The assertic countenance exudes that you are a decalcomania of KGF factor yes. तो ये वाला पार्ट कंप्लीट मीनिंग शो करता है, लेकिन जो क्लास वाला पार्ट है, जो सबऑर्डिनेट क्लास वाला पार्ट है, वो क्या है? दैट यू मेंटेन। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं दैट यू मेंटेन, जो तुम मेंटेन करते हो, तुम आप क्या समझेंगे इसमें से? इट डजंट मेक ए कंप्लीट सेंस। दैट यू मेंटेन क्या? व्हाट? अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूँ द असर्टिक काउंटेनेंस दैट यू मेंटेन एक्जिस्ट दैट यू आर अ डिकल्कोमेनिया ऑफ केजीएफ फैक्टर यस, तो ही आपको मीनिंग समझ में आएगा। सिर्फ अगर मैं क्लॉज वाला पार्ट बोलूं, जो सबऑर्डिनेट वाला क्लॉज है दैट यू मेंटेन, इतने में से आपको कुछ मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि इट डजंट मेक ए कंप्लीट थॉट। एडजेक्टिव क्लॉज इज एन एम्बेडेड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दैट डजंट मेक ए कंप्लीट थॉट विदाउट ए प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ गया आपको? तो एडजेक्टिव क्लॉज का पहला वाला स्ट्रक्चर कैसा है? रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो ही आपको पता चलेगा, तो ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब क्या है, मैंने लिखा था। नेक्स्ट और एक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो था पहला वाला स्ट्रक्चर, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर है। रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब as the subject plus verb. Relative pronoun or adverb as the subject
यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब वो सब्जेक्ट की तरह आर्ट करेगा और प्लस वर्ब, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये सेकंड स्ट्रक्चर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। A person who prostrates himself before his dissenters is weighed up as a milk toast. जो इंसान, एक ऐसा इंसान, ए पर्सन, जो इंसान हु प्रोस्ट्रेट्स हिमसेल्फ बिफोर हिज डिसेंटर्स, अपने प्रतिद्वंदी के सामने झुक जाता है, खुद को झुका देता है। हु प्रोस्ट्रेट्स हिमसेल्फ, सर झुका देता है, जिसके अपने प्रतिद्वंदियों के सामने, डिसेंटर्स मींस कंपिटिटर्स, एक ऐसा इंसान जो अपने प्रतिद्वंदियों के सामने या कंपिटिटर्स के सामने खुद का सर झुका देता है, इज वेड अप एज ए मिल्क टोस्ट, इज कंसीडर्ड एज ए मिल्क टोस्ट। मिल्क टोस्ट मींस जो डरा हुआ कावार्ड उसे समझा जाता है, उसे कहा जाता है मिल्क टोस्ट। मिल्क टोस्ट मींस कावार्ड, भीरू होता है, जो डरपोक होता है। इस वेड अप मींस कंसीडर्ड एज, वे अप इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मींस टू कंसीडर, वे अप, वेड अप। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। A person who prostrates himself before his dissenters. Prostrate, जो वर्ड लिखा है prostrate, इसका मतलब सर झुकाना। बेसिकली लिटरली मीनिंग तो है नमस्कार करना, आप जो बोलते हो, सर झुका के नमन करना, भगवान के सामने सर झुकाना, उसे कहते हैं प्रोस्ट्रेट। तो यहाँ पे इसका, इस सेंटेंस में इसका मतलब है जो अपने प्रतिद्वंदियों के सामने या कॉम्पिटिटर्स के सामने खुद का सर झुका देता है, उसे कावर्ड समझा जाता है। ए पर्सन हु प्रोस्ट्रेट्स हिमसेल्फ बिफोर हिज डिसेंटर्स इज वेड अप एज ए मिल्क टोस्ट। मिल्क टोस्ट मींस कावर्ड, जो डरपोक होता है उसे कहा जाता है मिल्क टोस्ट। ये एडवांस वर्ड है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब आज द सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखिए यहाँ पे जो हु लिखा है, हु वर्ड, हु, ये सब्जेक्ट की तरह आर्ट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब आज द सब्जेक्ट। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब है ये सब्जेक्ट की तरह आर्ट करेगा। देखिए ये सब्जेक्ट की तरह आर्ट करता है कि नहीं। हु प्रोस्ट्रेट्स हिमसेल्फ बिफोर हिज डिसेंटर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा वाला पार्ट है, हु। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हु, और वर्ब क्या है, प्रोस्ट्रेट्स, जो कि V1 फॉर्म में, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए सर्व बाय हु प्रोस्ट्रेट्स। तो हुआ ना, स्ट्रक्चर मैच हुआ ना, रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब आज द सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हु प्लस वर्ब प्रोस्ट्रेट्स, हो गया सेकंड वाला स्ट्रक्चर। तो ये भी एडजेक्टिव वाला क्लॉज। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, जो अपने प्रतिद्वंदियों के सामने या कॉम्पिटिटर्स के सामने सर झुकाता है, who prostrates himself before his dissenters, इतने इतने सिर्फ इतने वाला पार्ट से आपको कुछ समझ में आएगा। इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस। अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोलता हूँ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बोलता हूँ, ए पर्सन हु प्रोस्ट्रेट्स हिमसेल्फ बिफोर हिज डिसेंटर्स इज वेड अप एज ए मिल्क टोस्ट। जो इंसान अपने दुश्मनों के सामने या प्रतिद्वंदियों के सामने खुद का सर झुका देता है, उसे कावार समझा जाता है, उसे डरपोक समझा जाता है। तो पूरा का पूरा सेंटेंस बोलूं तो ही आपको मीनिंग समझ में आएगा। अगर मैं सिर्फ इतना ही सेंटेंस बोलूं, हु प्रोस्ट्रेट्स हिमसेल्फ बिफोर हिज डिसेंटर्स, तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज और एम्बेडेड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट डजंट मेक ए कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन। टू मेक ए कंप्लीट सेंस इट विल हैव टू बैंक अपॉन ए प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला कौन सा पहला पार्ट है, ए पर्सन is made of as a milk toast। तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा वाला पार्ट है, who prostrates himself before his dissenters। नेक्स्ट एग्जांपल, the man who bent over backwards for me during my harsh trouble period is forsooth a paradise spell for me। the man who bent over backwards for me, देखिए यहाँ पे जो लिखा है bent over backwards for, तो bend over ये पास्ट फॉर्म में है, V2 फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, इसका V1 फॉर्म है, बेंड ओवर BEND, यहाँ पे टी लिखा है, ये V2 फॉर्म में है। V1 फॉर्म है बेंड BEND, हु बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर समवन मींस टू हेल्प समवन, किसी का मदद करना, बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर समवन ड्यूरिंग माय हार्श ट्रबल पीरियड। हार्श ट्रबल मींस मेरे गरीबी जिंदगी, गरीबी लाइफस्टाइल जो होता है उसे कहा जाता है हार्श ट्रबल पीरियड। द मैन हु बेंट ओवर बैकवर्ड्स फॉर मी ड्यूरिंग माय हार्श ट्रबल पीरियड, मेरे मुश्किल वक्त में जिस इंसान ने मेरा मदद किया था। द मैन हु बेंट ओवर बैकवर्ड्स फॉर मी, जो इंसान मेरा मदद किया था ड्यूरिंग माई हार्श ट्रबल पीरियड, मेरे मुश्किल वक्त में। हार्श ट्रबल मींस मुश्किल वक्त जो होता है उसे कहा जाता है हार्श ट्रबल, डिफिकल्ट टाइम।
सो जो इंसान मेरे मुश्किल वक्त में मेरा मदद किया था, इस फरसूत है paradebisfil for me. इस फरसूत मीन्स एक्चुअली रियली, ए paradebisfil मीन्स आइडियल फॉर मी, जो इंसान मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था और मेरा मदद किया था, वो मेरे लिए आइडियल है. इस फरसूत ए paradebisfil for me. तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास कौन सा है? हु बेंट ओवर बैकवर्ड्स फॉर मी ड्यूरिंग माई हार्श ट्रबल पीरियड. देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु है और प्लस वर्ब बेंट ओवर बैकवर्ड्स फॉर समवन, मी. हु बेंट ओवर बैकवर्ड्स फॉर मी, ये वाला फॉर मी ड्यूरिंग माय हार्श ट्रबल पीरियड, ये वाला पार्ट आपका डिपेंडेंट क्लॉज है. और एम्बेडेड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कि एक एडजेक्टिव क्लॉज है. तो म्यान एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी को कोई ना कोई नाम को मॉडिफाई करता है. किससे मॉडिफाई करता है? हु बेंट ओवर बैकवर्ड्स फॉर मी ड्यूरिंग माय हार्श ट्रबल पीरियड, द मैन, उस इंसान के लिए यहाँ पे लिखा गया है. कौन सा इंसान? जिसने मेरा मदद किया था मेरे मुश्किल वक्त में, उसको डिस्क्राइब किया जाता है. तो इसलिए इसे कहा जाता है एडजेक्टिव क्लॉज. समझ में आ गया इसको? नेक्स्ट. तो अब देखेंगे एसेंशियल क्लास. तो ये बेसिकली एडजेक्टिव क्लास रिलेटेड है. तो कुछ एडजेक्टिव क्लास होते हैं, कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. एसेंशियल किसे कहेंगे और नॉन एसेंशियल किसे कहेंगे? So let's have a look at it. Adjective clause is weighed up as an essential clause. Adjective clause को essential clause तब माना जाता है when it brings us up to speed. जब ये हमें कुछ inform करता है. When it brings us up to speed about something indispensable. जो जब हमें किसी important चीज के बारे में बताता है. When it brings us up to speed, or when it informs. Bring to speed means to inform. When it brings us up to speed about something indispensable appertinent to the noun or pronoun. Appertinent means belonging or related to the noun or pronoun. मतलब इसका सेंटेंस का मतलब है, हम एडजेक्टिव क्लॉज को एसेंशियल क्लॉज तभी कहते हैं जब ये हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता है. नाउन और प्रोनाउन के रिलेटेड, अपॉर्टेंट टू द नाउन और प्रोनाउन, रिलेटेड टू द नाउन और प्रोनाउन, कुछ इंपॉर्टेंट, समथिंग इंडिस्पेंसिबल. तब हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्फॉर्म करता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज. तब हम उस एडजेक्टिव क्लॉज को एसेंशियल क्लॉज बोलेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. The victual that's slinged us in five-star hotels is usualistic and astronomical. The victual means food, खाना that is slinged us means served. Slinged us से हुआ है slinged us, V3 फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है slinged us. So slinged us means to serve. The victual खाना that is linked us in five-star hotels, जो कि 5-star होटल में सर्व किया जाता है, that is linked us in 5-star hotels, that is served in 5-star hotels, that is provided in 5-star hotels, is usualistic and astronomical. Usualistic means delicious or tasty, and astronomical means expensive. तो खाना जो 5-star होटल में प्रोवाइड किया जाता है, बहुत डिलीशियस और एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा और रुचिकर होता है. तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है, जो वाला पार्ट बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, दैट इज लिंक्ड हस इन 5-star होटल्स. ये वाला पार्ट, द विक्चुअल दैट इज लिंक्ड हस इन 5-star होटल्स, जो कि 5-star होटल में प्रोवाइड किया जाता है. ये वाला पार्ट एसेंशियल क्लास. ये वाला ये जो एडजेक्टिव क्लास है, इसे एसेंशियल क्लास कहेंगे. क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए ये डिस्क्राइब करता है किसे? द विक्चुअल. तो अगर मैं सवाल पूछूं कौन सा खाना डेलिशियस एंड एस्ट्रोनॉमिकल है, जियोलेप्टिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल है, कौन सा खाना रुचिकर और महंगा है, जो कि 5-star होटल में प्रोवाइड किया जाता है. ना कि हर जगह खाना महंगा होता है. अगर आप आपके आसपास कोई रेस्टोरेंट में चले जाएंगे या आपके गांव में किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, वहां पे क्या खाना इतना महंगा होता है जितना 5-star होटल में होता है? मतलब जो खाना आपके लोकल रेस्टोरेंट में बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है, वही खाना 5-star होटल में महंगे में मिलेगा. तो हर जगह थोड़ी खाना महंगा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है जो खाना 5-star होटल में प्रोवाइड किया जाता है, उसी खाने के बारे में बताया है मैंने. हर खाने के बारे में बताया नहीं, मैंने उसी खाने के बारे में बात कर रहा हूँ, उस फूड के बारे में बात कर रहा हूँ
जो 5 स्टार होटल में सर्व किया जाता है, उस खाना के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो पार्ट लिखा है दैट इज लिंक्ड अस इन 5 स्टार होटल्स, इसलिए इसे एसेंशियल क्लास कहा जाता है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ खाना बहुत महंगा है, कौन सा खाना महंगा है इतना, ये तो इसे एसेंशियल नेसेसरी चीज बताता है, कौन सा वाला पार्ट, दैट इज लिंक्ड अस इन 5 स्टार होटल्स। ये खाने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है, कौन सा वाला खाना महंगा है, इंपॉर्टेंट बता रहा है, जो खाना 5 स्टार होटल में प्रोवाइड किया जाता है, उस खाने के बारे में बोला जाता है यहाँ पे। इसलिए लिखा है दैट इज लिंक्ड अस इन 5 स्टार होटल्स, उसके बारे में बात हो रहा है, उस खाने के बारे में बात हो रहा है, उस फूड के बारे में बात हो रहा है, इसलिए इसे एसेंशियल प्लस बोला जाता है। इसलिए ये एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खाने के बारे में जो नाउन है द विजुअल खाना, इस खाने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन सा खाना, जो खाना 5 स्टार होटल्स में प्रोवाइड किया जाता है, जो खाना 5 स्टार होटल्स में प्रोवाइड किया जाता है, उस खाने का बात हो रहा है यहाँ पे। वो वाला खाना बहुत जियोलैप्टिक और एस्ट्रोनॉमिकल है। तो इस पार्ट को हम कहेंगे एसेंशियल क्लास। ऑब्जेक्टिव क्लास हियर इज एन essential class because it provides some important information related to the noun or pronoun. It brings us up to speed about something indispensable pertinent to the noun or pronoun, relating to the noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे नाउन है विक्चुअल खाना, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज लिंक्ड अस इन 5 स्टार होटल्स, जो 5 स्टार होटल्स में प्रोवाइड किया जाता है, 5 स्टार होटल्स में सर्व किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो वाला खाना महंगा है, तो इसे इसे कहेंगे एसेंशियल क्लास। तब हम एडजेक्टिव क्लास को एसेंशियल क्लास कहेंगे जब ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नाउन और प्रोनाउन के बारे में प्रोवाइड करेगा। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में हम देख रहे थे जो हमें, जब हमें एडजेक्टिव क्लास नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तब हम उसे एसेंशियल क्लास कहेंगे। और नॉन एसेंशियल क्लास कब कहेंगे एडजेक्टिव क्लास को, एडजेक्टिव क्लास को नॉन एसेंशियल क्लास हम तभी कहेंगे जब हमें ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता हो, जो इंफॉर्मेशन देता है वो अननेसेसरी है। हम एग्जांपल में देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज कैन बी ए नॉन एसेंशियल क्लॉज व्हेन इट ब्रिंग्स अस अप टू स्पीड विद समथिंग gratuitous or aciditious pertinent to the noun or pronoun. Noun clause when it brings us up to speed, when it informs vis-a-vis means about something gratuitous. Gratuitous means unnecessary, or aciditious. Aciditious means additional, pertinent to the noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन के रिलेटेड जब ये हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन इतना जरूरी नहीं है, वो इंफॉर्मेशन इतना जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जब हमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देता है, तब हम एडजेक्टिव क्लास को नॉन एसेंशियल क्लास कहेंगे। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, द रेडिसन होटल। द रेडिसन होटल व्हिच इज अ 5 स्टार प्रॉपर्टी is must to Illesibras and Thessalonica. Illesibras means attractive and Thessalonica means luxurious. ये दोनों एडजेक्टिव से, एडवांस एडजेक्टिव से, Illesibras means attractive and Thessalonica means luxurious. सो देखिए, द रेडिसन होटल, होटल का नाम क्या है, रेडिसन होटल, which is a 5 स्टार प्रॉपर्टी, जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, is most to Illesibras and Thessalonica. तो ये जो पार्ट है विच इज ए 5 स्टार प्रॉपर्टी, ये लिखना इतना जरूरी नहीं, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ये वाला पार्ट, ये वाला जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये हमें नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो रेडिसन होटल जो नाउन है, इसके बारे में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रेडिसन होटल विच इज ए 5 स्टार प्रॉपर्टी, रेडिसन होटल जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ये वाला पार्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रेडिसन होटल सबको पता है एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये जो जरूरी नहीं है, समथिंग दैट इज ग्रेचुइटस और अननेसेसरी, तब हम इस एडजेक्टिव क्लॉज को कहेंगे नॉन एसेंशियल क्लॉज। सो इसलिए इसे कहा जाएगा व्हिच इज ए 5 स्टार प्रॉपर्टी इट्स एन इज ए नॉन एसेंशियल क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ द एडजेक्टिव क्लॉज इज ए नॉन एसेंशियल क्लॉज, अगर एडजेक्टिव क्लॉज नॉन एसेंशियल होता है, इट इज सपोज्ड टू बी सेपरेटेड विद कॉमास। तो नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज का अगर नॉन एसेंशियल हो, अननेसेसरी जब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, तो हम उस क्लॉज को, एडजेक्टिव क्लॉज को सेपरेट करेंगे कैसे,
बाय कमास। देखिए कमा में रखा गया है द रेडिसन होटल कॉमा व्हिच इज अ 5 स्टार होटल, उसके बाद भी कमा। जब एडजेक्टिव प्लस नॉन एसेंशियल हो तो हम कमा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एसेंशियल क्लास में हम क्या कमा का इस्तेमाल करते हैं करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है द विक्चुअल दैट इज लिंक्ड अस इन 5 स्टार होटल्स, खाना जो 5 स्टार होटल में प्रोवाइड किया जाता है, ये वाला पास इट एसेंशियल है, ये वाला एडजेक्टिव प्लस एसेंशियल क्लास है, इसलिए इसे कॉमा का, इसलिए यहाँ कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो एसेंशियल क्लास में हम जब एडजेक्टिव क्लॉज एसेंशियल क्लॉज हो तब हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब नॉन एसेंशियल हो तब हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। द रेडिसन होटल कॉमा व्हिच इज अ 5 स्टार प्रॉपर्टी कॉमा इज मस्ट टू सिविल्स एंड थ्रेसोनिकल। जब एडजेक्टिव क्लॉज नॉन एसेंशियल क्लॉज हो तब हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको? लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स हु lollygag as opposed to lucubrating can't carry up the palm। देख can't apostrophe t टाइपिंग मिस्टेक है, मैं लिखना भूल गया। ये can't है, cannot। Students who lollygag as opposed to lucubrating can't carry up the palm। Students who lollygag, lollygag means to waste time। जो स्टूडेंट्स वक्त बर्बाद करते हैं as opposed to lucubrating, पढ़ाई करने के बजाय जो वक्त बर्बाद करते हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं, who lollygag can't carry up the palm, can't get success। carry up the palm means to succeed or to get success, सफल होना। तो देखिए यहाँ पे किस स्टूडेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है, जो वक्त बर्बाद करते हैं। स्टूडेंट्स हु ललीगग आज अपोज टू लुक्रेटिंग, उन स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है जो वक्त बर्बाद करते हैं पढ़ाई के बजाय जो टाइम वेस्ट करते हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट्स हु ललीगग आज अपोज टू लुक्रेटिंग। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हु ललीगा गाज अपोज टू लुकुब्रेटिंग, ये वाला पार्ट पार्ट एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एसेंशियल है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें नाउन के बारे में। कैसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये यहाँ उन स्टूडेंट्स की बात हो रहा है जो पढ़ाई के बजाय वक्त बर्बाद करते हैं, उनके बारे में बात किया जा रहा है, ना कि हर कोई स्टूडेंट्स के बारे में। यहाँ पे सभी छात्रों के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, उन स्टूडेंट्स के बारे में बात का किया जा रहा है जो वक्त बर्बाद करते हैं पढ़ाई के बजाय, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ना कि सारे स्टूडेंट सफल नहीं हो पाएंगे। सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स है जो कि पढ़ाई की बजाय वक्त बर्बाद करते हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से वो स्टूडेंट्स के बारे में किन स्टूडेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है जो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, उन स्टूडेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है जो पढ़ाई के बजाय वक्त बर्बाद करते हैं। इसलिए ये वाला एडजेक्टिव प्लस एसेंशियल है, यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम पढ़े थे एसेंशियल क्लास में जब एडजेक्टिव प्लस एसेंशियल हो तब हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब नॉन एसेंशियल हो तब हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। समझ में गया ये वाला? नेक्स्ट, द फूड which a legion of people have a desiderium for is most physiologically। द फूड खाना जो कि बहुत जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं, which a legion of people have a desiderium for। desiderium means desire, जो कि जो खाना को बहुत लोग चाहते हैं। which a legion of people have a desiderium for। desiderium means चाहना। Des, desiderium is a noun। तो जिस खाने को बहुत सारे लोग चाहते हैं वो खाना इज मस्ट टू जियोलेप्टिक, बहुत रुचिकर है, बहुत डिलीशियस है। तो यहाँ पे ये देखिए कमा दिया गया है क्योंकि नॉन एसेंशियल है। देखिए अगर ये हमें ये जो खाना के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग जो जो जिसको जो जिस खाने को बहुत लोग चाहते हैं, ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द फूड इज मस्ट यूजुअलिस्टिक, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो फूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, व्हिच लेजन ऑफ पीपल हैव अ डेजिटेरियम फॉर, से सब लोग चाहते हैं, ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमें फूड के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसे नॉन एसेंशियल, इसलिए ये वाला जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये नॉन एसेंशियल है, इसलिए इसे कमा में रखा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, आवर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, आवर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हु इज एन इंग्लिश व्हिच इज अ फिलिप सरेन। आवर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हु इज एन इंग्लिश व्हिच। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, हमारा इंग्लिश के प्रोफेसर जो कि बहुत इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट है। इंग्लिश क्विज में जो इंग्लिश में इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है इंग्लिश क्विज। जो इंग्लिश का एक्सपर्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है इंग्लिश। जो मैथ्स का एक्सपर्ट है उन्हें कहा जाएगा मैथ्स एक्सपर्ट। हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, हिस्ट्री में बहुत सारा चीज जानते हैं, हिस्ट्री में इंटेलिजेंट है, उन्हें कहा जाएगा हिस्ट्री क्विज।
यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश विज, क्योंकि वो इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट है। इस फिलिप्सन, फिलिप्सन मीन्स इनोसेंट, ऑनेस्ट। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, हुइज एन इंग्लिश हुइज और प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, देखिए इंग्लिश का प्रोफेसर है तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में परफेक्ट होंगे, इंग्लिश का इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो ये वाला पार्ट जो लिखा है हुइज एन इंग्लिश हुइज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इट्स ग्रासियस, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स अननेसेसरी। इसलिए इस वाला ये वाला पार्ट को, ये जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, इसे नॉन एसेंशियल कहा जाएगा। इसलिए इसे कमामा, इसलिए यहाँ कमा का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, द होटल वेयर आई हार्ड ए सजन इन द नॉर्थ नाइट इज रेडिसन। द होटल, किस होटल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे? वेयर आई हार्ड ए सजन इन द नॉर्थ नाइट। नॉर्थ मीन्स द डे बिफोर यस्टरडे, जैसे टुमारो के बाद जो दिन आता है उसे कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। ऐसे यस्टरडे से पहले वाला जो दिन होता है उसे कहते हैं नॉर्डिस्टर्सन, द डे बिफोर यस्टरडे। तो उस होटल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जिस होटल में मैंने उस रात को रुका था, जब मैंने टेम्पररी स्टे किया था। वेयर आई हार्ड ए सजन इन द नॉर्डिस्टर्सन नाइट इज रेडिसन। वो होटल का नाम क्या है? रेडिसन है। उस होटल के बारे में बात, कौन सा होटल का नाम रेडिसन है? जिस होटल में मैं उस रात को रुका था, जहां पे मैंने टेम्पररी स्टे किया था। द होटल वेयर आई हार्ड ए सजन इन द नॉर्थ नाइट इज रेडिसन। वो होटल है रेडिसन, ना कि सारे होटल्स रेडिसन है, सारे होटल्स का नाम रेडिसन है। वही होटल का नाम रेडिसन है जहां पे मैंने उस रात को रुका था। द होटल वेयर आई हार्ड ए सजन इन द नॉर्थ नाइट इज रेडिसन। तो ये होटल के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये वाला पार्ट, वेयर आई हार्ड ए सॉजन इन द नॉर्थ नाइट, जिस होटल में मैंने उस रात को रुका था। इसलिए ये वाला एडजेक्टिव क्लास को एसेंशियल क्लास कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया? सो थैंक यू, listen to it, practice it, master it. Thank you.